चलिए बच्चों, आज हमको स्टार्ट करना है टेस्ट नंबर 5 लेक्चरर उत्तराखंड लेक्चरर टेस्ट सीरीज 2026। आज के टेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जैसे सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है और केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो टोटल हमने 150 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं इस टेस्ट में, इन 3 टॉपिक से। चलिए, पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following does not affect the vapor pressure of pure liquid? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ज़रा कंफर्म करें सभी लोग। रजनीश, अफसाना, माधुरी, बताइए बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा किसको? वाष्प दाब को। डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड। टेम्परेचर तो करता है बेटा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही वेपर्स ज़्यादा बनेगी और वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरा, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की नेचर भी डिपेंड करती है बेटा, कि अगर आपको सपोज करो आपने पेट्रोल ले लिया, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है, और अगर आपने क्या वाटर लिया तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेचर ऑफ लिक्विड, ये, लेकिन सरफेस एरिया पर ये एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया पे क्यों डिपेंड नहीं करता है? सरफेस एरिया, जैसे हम कभी लिक्विड की बात करें तो हमने एक बर्तन में उसको रख लिया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसका चाहे तुम कितना भी सरफेस एरिया हो, क्योंकि एक्चुअल में खुला होता, ओपन होता सिस्टम, तो तब तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, इसका वेपर प्रेशर निकालने के लिए तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज। तो सरफेस एरिया का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कब? वेपोराइजेशन के केस में, जहाँ सिर्फ उड़ना हो, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, जो कि क्लोज कंटेनर में देखा जाता है, तो वहाँ पर सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया, उतना ही क्या होगा, वेपर्स कम बनेगी और वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कम आएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी, उतना ही जल्दी से जल्दी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचर ऑफ लिक्विड में भी यही है। नेचर ऑफ लिक्विड में जैसे मैंने कहा, पेट्रोल है और क्या है, वाटर है। पेट्रोल और वाटर के केस में दोनों में क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा, भले ही तुम उन दोनों को एक ही टेम्परेचर पर रख दो। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया वाला फैक्टर्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड में आते हैं, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, राउट के नियमानुसार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है P, वो क्या होता है, एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, उसके मोल फ्रैक्शन की, जिसकी हम बात कर रहे हैं वोलेटाइल कंपोनेंट की। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, x इंटू P, कैपिटल P या PA0 कह दो या P टोटल कह दो, ये ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने पूछा है हमसे कि राउल्ट के नियम 1 विलयन में वाष्पशील घटक का आंशिक दाब किसके इक्वल होता है? तो वाष्पशील घटक की हम बात करें तो जब वो प्योर स्टेट में था, मान लो PA0 था, अब वो मिक्सचर्स में आ गया, अब वो PA हो गया, तो PA का वैल्यू XA इंटू PA0 के इक्वल होता है। तो जितना हमारा XA ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, XA ज़्यादा होने की वजह से उतना ही हमारा पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा आएगा। तो एक तरह से ये किसके इक्वल हो गया, किसके समानुपाती हो गया, मोल फ्रैक्शन के। तो जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, जितना मोल अंश ज़्यादा होता है, उतना ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, किसी आदर्श दाब के लिए, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये दोनों ही बेटा आइडियल कंडीशंस के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 आता है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 आता है। इसका मतलब है कि जब हम
डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मीनिंग क्या हुआ, एक हमने कंपोनेंट किसी एक कंपोनेंट के 20 ml लिए, दूसरे कंपोनेंट के 30 ml लिए, दोनों को मिलाकर 50 आना चाहिए, और रियलिटी में जब दोनों को मिक्स किया तब भी 50 ही आया। इन केस अगर वो घट जाता या बढ़ जाता, ऐसा होता है कब, जब या तो उनके बीच में इंटरेक्शन पहले के मुकाबले घटा हो या पहले के मुकाबले बढ़ा हो, तब उस वाली कंडीशंस में ये वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। एक का 20, एक का 30 होना चाहिए 50, लेकिन देखने को मिलेगा कहीं कुछ कंडीशंस में ये देखने को मिलेगा क्या 50 से कम, और कुछ केसेस में ये मिलेगा 50 से ज़्यादा। तो ऐसे केसेस हमारे कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो जैसा मिक्सिंग से पहले इंटरेक्शंस होता है वैसा ही मिक्सिंग के बाद भी इंटरेक्शन होता है, इसलिए वॉल्यूम में कोई इफेक्ट चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसे कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। इंटरेक्शन चेंज हुआ नहीं है, ना तो बॉन्ड वीक हुए हैं उनके, ना ही बॉन्ड स्ट्रांग हुए हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू भी जीरो आता है। तो जैसा इंटरेक्शन पहले था वही ऐसा रहेगा। अगर बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होने का मतलब है कि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। बॉन्ड अगर स्ट्रांग बनता है तो इसका मतलब है उसने एनर्जी को रिलीज किया होगा। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो या एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, उस कंडीशन में डेल्टा एच का वैल्यू तो जीरो नहीं आता है। तो जब भी इंटरेक्शन घटेंगे या बढ़ेंगे उस वाली कंडीशंस में सॉल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल। लेकिन आइडियल के केसेस में कोई इंटरेक्शंस में चेंजेस नहीं होता है, मिक्सिंग से पहले जैसा इंटरेक्शन था वैसा ही मिक्सिंग के बाद रहता है। तो इसलिए हमारा वहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कंसीडर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन तब हुआ जब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसी का भी आप देखोगे, पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा आता है। जितना हमने राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया था पीए का, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये उससे बड़ा आता है। और जितना हमने पीबी का एक्सपेक्ट किया था एक्स बी इंटू पी बी नॉट, और ये भी उससे बड़ा आता है। पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि वेपर्स ज़्यादा बनी है। तो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से अब क्या हो गया है, जब सॉल्यूशन बन गया है ए और बी का मिलाकर, तब ये इंटरेक्शंस क्या हो गया होंगे, उनके बीच में घट गए होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन कम, रिपल्शन ज़्यादा होने लगे होंगे, तो जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। तो जब इंटरेक्शंस वीक होते हैं, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, तब ऐसी कंडीशंस में हमारा वेपर प्रेशर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ऐसा कब होगा, धनात्मक विचलन करेंगे तो तब कैसा होगा, ए बी इंटरेक्शन का वैल्यू क्या होगा बेटा, ये कम हो जाएगा, लेस देन आएगा। ठीक है, किससे, ए और बी बी इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर तो ए ऑप्शंस में तो इसने क्या बोला है कि ये बढ़ गया है, बढ़ा नहीं है, बढ़ता तो बेटा वेपर प्रेशर घटते आता और वो नेगेटिव डेविएशंस के केस में आ जाता। दूसरे में आते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म से मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। अगर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनेगा। तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत, बी भी गलत। तीसरे वाले में आते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशंस में तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आता है जी, सही है, जबकि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है सी भी नहीं हुआ हमारा। चलो डी पर आते हैं, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट लॉ। बिल्कुल ठीक है जी, देखो ये किया अभी हमने, पॉजिटिव डेविएशंस में जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे ए का वो उससे ज़्यादा आता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्ट के अकॉर्डिंग एक्स ए इंटू पी ए नॉट, मिला उससे ज़्यादा, तो तब इनको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब बनते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस वाले बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशंस वाले में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा तब आता है जब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब मिलेगा, जब पॉजिटिव डेविएशंस देखने को मिलेगा। तो बी आंसर हमारा इसका हो जाएगा।
आंसर बी, इट शोज ए पॉजिटिव डेविएशंस। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, PA0 एंड PB0 आर वेपर प्रेशर। जो P टोटल होता है बेटा, P टोटल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखते हो आप? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है XA इंटू PA0 प्लस XB इंटू PB0। ठीक है, अगर हम XB को 1 माइनस XA कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा? XA इंटू PA0 को तो मैंने एजिटी रखा, और XB को हम 1 माइनस XA भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबके मॉल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो 1 के इक्वल आता है। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। हमने XB को क्या किया? 1 माइनस XA कर दिया, तो मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें क्या किया? इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। XA इंटू PA0 प्लस PB0 माइनस XA इंटू PB0। XA इंटू PA0, XA इंटू PB0। इन दोनों से क्या करो? XA को कॉमन ले लो और PB0 को पहले शिफ्ट कर दो। तो PB0 और इन दोनों से हमने क्या कर दिया? इन दोनों से हमने PA0 को कॉमन ले लिया, सॉरी XA को कॉमन ले लिया। XA कॉमन होकर बाहर चला गया, इधर से बचेगा PA0, यहाँ से बचेगा माइनस PB0। तो ऐसा ऑप्शंस तो हमको कौन सा दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन बेटा बी दिखाई दे रहा है हमको। ये रहा देखो, PT इक्वल्स टू PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 इंटू XA। आंसर बी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर की बात हुई है, नॉन वॉलेटाइल की बात हुई है, ऐसा तो हमने राउल्ट लॉ का सेकंड केस पढ़ा था, ठीक है, जिसमें रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ था। क्या था उस रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में? उसमें ये था बेटा PA0 माइनस PS अपॉन PA0, इसका वैल्यू XB के इक्वल होता है, XB। तो इसने यही पूछा है कि एक दिए गए तापमान पर एक अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब सदैव होता है। तो विलयन का तो कम होके आता है बेटा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये इसे कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच फॉर्म से आइडियल सॉल्यूशन। दोनों के दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट मिल जाए तो मिलने से पहले भी उनमें एक जैसा इंटरेक्शन मिलेगा, मिलने के बाद भी एक जैसा इंटरेक्शन होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन वे होते हैं जिनमें AA और BB इंटरेक्शन के जैसा ही AB इंटरेक्शन देखने को मिलता है सॉल्यूशन में, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेंजीन और टोलिन दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं, मिलने से पहले भी एक जैसा इंटरेक्शन, मिलने के बाद भी एक जैसा इंटरेक्शन ही रहता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, ये हमने लिखा है बेटा। आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल लिखाए थे आपको उसमें आया था ये। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री C इज 17.5 mmHg। वेपर प्रेशर दिया है किसका? प्योर वाटर का। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, मैंने इसको कर दिया PA0 कितना? 17.5। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज के अगर मैं, ग्लूकोज हो गया यहाँ सॉल्यूट, अगर मैं इसको NB कह दूं इसके मोल्स को, तो NB कैसे निकाला जाएगा? 18 डिवाइड बाई ग्लूकोज का मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास होता है बेटा 180, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। 72 तो ये हो गया 12×72 प्लस 12 16×96, जब इन सबको ऐड करोगे 180 आ जाएगा। तो NB इक्वल्स टू 18/180 से 0.1 आ जाएगा। आगे दिया है 178.2, इसके मॉल्स अगर आप निकालोगे, इसको मैं Na बोल देता हूँ,
Na का वैल्यू क्या आएगा, WB 178.2, और इसका मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। 18 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 18 9 जा 162, रिमाइंडर कितना हो गया आपका ये 16, फिर से पॉइंट लगा कर 162 89.9 आ गया। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, Na प्लस Nb इक्वल्स टू 9.9 प्लस 0.1 दैट इज 10। और अगर मैं Xb की बात करूं, Xb कितना हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb 0.1 अपॉन 10 दैट इज 0.01, ये हमारा Nb हो जाएगा। और हमें हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल्स टू XB। XB हम निकाल चुके हैं, PA0 हमको गिवन है 17.5 माइनस PS अपॉन 17.5 इक्वल्स टू 0.01। इस पूरे को सॉल्व करोगे, पूरे को सॉल्व करके PS का वैल्यू आएगा 17.325। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो PS आता है 17.325। तो ऐसा आंसर हमारा A लग रहा है बेटा, ये देखो आंसर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग दी राउल्ट्स लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राउल्ट्स लॉ के रिगार्डिंग गलत है। कौन सा गलत है जी, असत्य कौन सा है। इट इज एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो बेटा हमने उसमें जब राउल्ट लॉ की डेफिनेशन लिखाई थी ना, एट ऑल ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखा था एक स्टेटमेंट में, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इसका मतलब है ये वाला तो हमारा राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग गलत बन रहा है। फिर भी हम चेक करने के लिए हमें नॉट करेक्ट बताना था ना, तो अभी तो फिलहाल आंसर हमारे अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, फिर भी बाकी को भी चेक कर लेते। इट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। राउल्ट लॉ किस पर, आइडियल सॉल्यूशन पर ही तो लागू होता है बेटा, इसलिए हमने ये भी कहा था कि ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा, द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में जो हमने सॉल्यूट या विलय लिया था वो नॉन वॉलेटाइल था, ये बात भी ठीक हो गई। डी में इट इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, बिल्कुल ठीक है जी, ये तीनों केस ठीक है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शंस तो हमारा यही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपका आंसर की में जो आपको ऐप में अपलोड की गई थी उस आंसर की में ये गलती से क्या हो गया था, बी ऑप्शंस हो गया था, जबकि एक्चुअल में इसका रियल में जो आंसर है वो है सी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उनको कहते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे। तो ये आपका इसका आंसर सी होना चाहिए था, वहाँ पे गलती से बी हो गया था वो उसमें अपलोड करते हुए। तो आप इसको अपना आंसर करेक्ट माने, ठीक है, सभी लोग इसको आंसर अपना करेक्ट लगे। माधुरी जी क्या किया था आपने, इसका बी आंसर किया था या सी, बताइए माधुरी, अफसाना। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपने क्या किया था, बी या सी। सी किया था, बिल्कुल ठीक, पर ऐप में उसको बी अपलोड किया था, अपलोड करते बी हो गया था, तो इसलिए वो शायद गलत हो गया होगा आपको, पर वो आपका आंसर सही है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अभी लिखा था बेटा PA0 माइनस PS अपॉन PA0, इसको कहा था हमने रिलेटिव लॉवरिंग, इसके बराबर था सॉल्यूट के मॉल फ्रैक्शन के इक्वल था। तो आंसर क्या हो गया, मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, क्वथनांक में उन्नयन निम्न द्वारा दिया जाता है। डेल्टा टी भी हमने पढ़ा था, KB इंटू मोलैलिटी, ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया बेटा इसका। तो ये तो जस्ट आपका एक्सप्रेशन ही था, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, बस इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हमने KB बोला था, इसकी यूनिट कैसे आई थी, हमने इससे निकाला था, डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू M।
तो के बी इक्वल्स टू कितना हो गया था, डेल्टा टी वी अपॉन एम। डेल्टा टी वी को कहा था इसकी यूनिट केल्विन होती है, एम की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। तो केजी इनवर्स ऊपर जाएगा केजी में बदल जाएगा, केल्विन केजी, मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स में बदल जाएगा। तो यूनिट क्या हो गया, केल्विन केजी मोल इनवर्स। आंसर क्या हुआ बेटा, ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला था, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों बढ़ा है बेटा, पहला वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीजेज, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, कौन सा हो गया, वाष्प दाब कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट मिलाने से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। हाँ ये वाला हो जाएगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर घटा क्यों। वेपर प्रेशर इसलिए घटता है बेटा क्योंकि जैसे ही सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करने लगते हैं। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितना पहले इजीली वेपोराइज हो जा रहे थे उतना जल्दी से वेपोराइज नहीं हो पाते क्योंकि अब वो किसी के साथ एंगेज हो गए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है, वेपर प्रेशर घट जाता है, और अब हमको ज़्यादा टाइम तक उनको एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक उबालना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर तक उबालना पड़ेगा, तब जाकर उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट अबाउट के बी आर करेक्ट। ये एक्चुअल में के बी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सॉल्वेंट की होती है, सॉल्वेंट बदलते ही के बी बदल जाता है। चाहे तुम एक ही सॉल्वेंट के 2, 3, 4 अलग अलग सॉल्यूशन बना लो, लेकिन उन सभी सॉल्यूशन के लिए के बी का वैल्यू सेम रहता है। तो के बी एक तरह से विलायक की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। पहला डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक बात है। कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये बात भी ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा, 3 हो गया। सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है ही नहीं है, उसके तो इंडिपेंडेंट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, मोलल 1 मोलल ग्लूकोज और 1 मोलल यूरिया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और ये कह रहा है कि दोनों विलयन क्या होंगे, इनका क्या होगा भाई, सब कुछ सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों के दोनों नॉन क्या है आपके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जल्दी से टूटेंगे नहीं अपने कहीं, उसमें तो टूटेंगे नहीं आयंस में, इनमें तो आयंस है ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर तो प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। तो जब C सेम है तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होंगे। और ये क्या कह रहा है, देखो एक ऑप्शन इसमें है डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये वाला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन अलग, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इनके फ्रीजिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लो, वो क्या होंगी, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी तो इसका मतलब है कि उन दोनों के, अगर हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल ले होंगे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम आएंगे। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। पार्टिकल दोनों के सेम है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएंगे, दोनों में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच 0.1 मोलर सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब इन सब में क्या है, ये ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा NaN में ClN में, ये भी इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा Ca2+ में 2Cl- में, ये भी इलेक्ट्रोलाइट, ये भी टूटेगा Al+3 में 3Cl में। तो यहाँ से
जब ये टूटेगा तो बनेगा Al+3 और 3Cl-, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 4। जब ये टूटेगा Ca2+ और 2Cl-, टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 3। ये जब टूटेगा एक ही रहेगा, अकेला टूटेगा ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये टूटेगा तो Na और Cl में टूटेगा तो 2। तो जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन देता है उसके लिए I की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी AlCl3 की होगी, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का केस ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ले लो, या ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, कोई सा भी प्रॉपर्टी ले लो, सबसे ज़्यादा ये शो करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, इफ मोलैलिटी इज डबल्ड डेल्टा टीबी विल बी। डेल्टा टीबी हमने पढ़ा था केबी इंटू मोलैलिटी। केबी तो एक कांस्टेंट है जो कि किसका, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही ये ज़्यादा आएगा। तो डेल्टा टीबी को हमने पढ़ा था, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर आपने मोलैलिटी को डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा। तो इसने यही पूछा है कि अगर हम मोललता दुगनी कर दें, मोलैलिटी को डबल कर दें, तो डेल्टा टीबी पर क्या होगा, तो डेल्टा टीबी भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर NaCl, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ये यूरिया कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो अपने इसमें आयंस होते ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। लेकिन NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनों में टूट जाएगा और 2 आयन देगा, एक Na आयन और एक Cl आयन। तो कह रहा विच डायरेक्शन विल द नेट फ्लो, दो जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उस, ठीक है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उसकी ओर से, जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसकी ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का SPM के थ्रू फ्लो होता है। तो हमने कहा कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम, पर दोनों में से I का फैक्टर यहाँ ज़्यादा होगा, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस साइड से किधर की ओर, उस साइड की ओर मूव करते हैं जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ये NaCl से यूरिया की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ओर फ्लो करेगा, और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF अकर्स। डेल्टा TF का डिप्रेशन क्यों होता है भाई, डिप्रेशन पहला ऑप्शन दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। डिप्रेशन के लिए वेपर प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर तो डेल्टा TF का तो मतलब है फ्रीजिंग से है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है जब हम बॉइलिंग की बात करें। तो ना तो हमारा ऑप्शन से ए होगा और ना ही हमारा ऑप्शन से बी होगा, क्योंकि यहाँ तो हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीजिंग वाला ऑप्शन पे ढूंढते हैं। तीसरे वाले में कह रहा है सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट हैव इक्वल वेपर प्रेशर। हमने कहा जब हम बॉइलिंग की बात ही कर ही नहीं रहे हैं तो वेपर प्रेशर की क्यों बात करें। चौथे में आते हैं, द सॉल्यूट फ्रीजेज फास्टर देन सॉल्वेंट। ठीक है, नहीं एक हो गया, solution and solid solvent okay have equal pressure, ये वाला हो जाएगा भाई। solution and solid solvent have equal pressure at a lower temperature। ठोस विलायक जब कोई सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उस कंडीशंस में जो सॉल्यूट था वो सारा का सारा, जब वो जमाते हैं, बर्फ़ जमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बार जब सॉलिडिफाई हो गया, अब जब वो वापस पिघलना स्टार्ट करेगा तो सिर्फ सॉल्वेंट पिघलेगा, सॉल्वेंट क्या दोनों का, तो बाद में तो सॉल्यूशन वो बाद में बनेगा जब वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा, सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट हैव इक्वल प्रेशर एट ए
लोअर टेम्परेचर। लोअर क्यों हुआ था टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से? क्योंकि सॉल्यूशन कहाँ चला गया था, जितना उसमें सॉल्यूट घुला हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर अपने किसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया था। जब वो पिघलना स्टार्ट करेगा तो अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक ही टेम्परेचर पर वह क्या हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट हैव इक्वल वेपर प्रेशर एट ए लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लोअर पहुंच जाएगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से नीचे के टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, जितना सॉल्यूट था वो भी सारा का सारा सॉलिडिफाई हो चुका है, उसके बाद दोनों के अब वेपर प्रेशर सेम आएंगे। तो ये वाला हो जाएगा कि हिमांक में अवनमन होता है क्योंकि लोअर प्रेशर पर, लोअर टेम्परेचर पर जाकर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, सॉल्यूशन का भी और सॉल्वेंट का भी। इसका रीजन ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा सॉलिड भी क्या हो जाएगा वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाता है। उसके बाद तो सॉल्यूशन में भी सिर्फ सॉल्वेंट बचता है जिसका वेपर प्रेशर देखना है हमको, और सॉल्यूशन तो है ही सॉल्यूशन, उसके अंदर भी सॉल्वेंट तो है ही सॉल्वेंट, उसके अंदर तो प्योर सॉल्वेंट है ही। बाकी सॉल्यूशन में से भी जो सॉल्यूट था वो सारा नीचे सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। तो जब हम अब उसको दोबारा से मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। फिर से वही KF की वैल्यू भी किस पर डिपेंड करती है बेटा, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है KBB और KF भी, दोनों ही प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की है। सॉल्वेंट बदलेगा तो KF का मान बदल जाएगा। तो इसने कहा कि KF का वैल्यू किस किस पर निर्भर करता है। KF का आप जब हम इसको पढ़ रहे थे बेटा वहीं पर हमने KF का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल M सॉल्वेंट का मोलर मास इंटू गैस कांस्टेंट इंटू TF का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन इंटू 1000। तो KF का वैल्यू जो है वो किस पर, जो KF का वैल्यू है हमारा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर डिपेंड करता है। ये डेल्टा HF का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना ही KF का वैल्यू कम आता है। तो यहाँ पर ये पूछा है द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF, जो का फॉर्मूला क्या है ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि KF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H फ्यूजन, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो जितना गलन की गुप्त ऊष्मा कम होगी उतना ही KF का मान ज़्यादा आता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा B हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर। आजकल जैसे सर्दियां हो रही है बेटा, तो हिली एरियाज में कार के रेडिएटर में हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चला जाता है 0 से नीचे, और 0 से नीचे पे अगर टेम्परेचर चला गया तो रेडिएटर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो भी पूरा जम जाएगा, कार स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए उसमें क्या भरते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से चाहे टेम्परेचर 0 से नीचे भी चला जाए ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, और इसीलिए फिर हम आराम से अपनी कार को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा B, इथाइलिन ग्लाइकोल का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, खासकर अब इन सर्दियों के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो है, कहाँ से कहाँ की ओर, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा होता है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और कहाँ की ओर होता है फ्लो, हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन की ओर होता है। तो सॉल्वेंट फ्लो या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, इसकी ओर। तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होता है ऑस्मोसिस में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की से होते हुए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, B आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। इसने पूछा है कि अगर एंजाइम काइनेटिक्स में बेटा हमने ये पढ़ा था,
रेट पढ़ा था वहाँ पे, रेट को हमने आर से रिप्रेजेंट किया था हमने वहीं पे, लेकिन कहा भी था कि जो आर है वही हमारा वेलोसिटी है, तो हम आर लिख दें या वी लिख दें एक ही बात है। तो v इक्वल्स टू वी मैक्स, वहाँ पे आर मैक्स यूज़ किया था हमने, यहाँ वी मैक्स कर लिया, इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ये था हमारा v का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, जिसे हमने यहाँ पर v से रिप्रेजेंट किया है। अब इसने कहा है हमको कि किस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, एट व्हाट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, जो रिएक्शन का रेट है वो 90% ऑफ वी मैक्स हो जाएगा। तो मैं इस v की जगह v 90% कर दूं, उसका v मैक्स का 90% क्या होगा, 0.90 v मैक्स इक्वल टू, आगे v मैक्स इंटू एस हमको निकालना है, अपॉन नीचे क्या हो गया आपका km की फॉर्म में निकालना है, प्लस एस। वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, इधर s इधर हो जाएगा 0.9 km प्लस 0.9 s, 0.9 s को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा s माइनस 0.9 s, जो कि बनेगा 0.1 s, इधर हो गया 0.9 km, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा 9 km, और ऐसा आंसर कौन सा है हमारा, s इक्वल्स टू 9 km का सी आंसर है बेटा। जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 9 km के इक्वल होगी तो उस टाइम पर v का जो वैल्यू होगा वो v मैक्स का 90% होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, अगर दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं हम उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, हाइपरटोनिक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो उसके अंदर का सारा वाटर या सारा सॉल्वेंट बाहर निकल आता है और वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही क्या है, अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक अति परासरी विलयन में रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे कि हम अंगूर को अगर क्या NaCl के पानी में रख देते हैं तो वो भी पूरा सिकुड़ जाता है, और उसको फिर ड्राई कर लो, सुखा लो, और उससे क्या बन जाएगा हमारा, किशमिश रेजिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे घरों में खूब यूज होता है, RO, उसमें क्या, टैंक का पानी जिसके अंदर सब कुछ है, मिनरल्स भी है, इम्प्योरिटीज़ भी है, हमें उन इम्प्योरिटी को दूर करना है। तो एक तरह से वो ज़्यादा सांद्रता वाले सॉल्यूशन है, हमें पानी पीना है लेकिन उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करके पीना है, तो यानी कि कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन बनाना है। तो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता बनाने के लिए हमें ज़्यादा सांद्रता वाले सॉल्यूशन की साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि सॉल्वेंट का फ्लो उल्टी डायरेक्शन में हो जाए। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस का या व्युत्क्रम प्रासरण या विपरीत प्रासरण का नाम दिया जाता है। तो समुद्री पानी का जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सब पानी पीने के लिए समुद्र के पानी का डिसैलिनेशन करते हैं या क्या करते हैं, अलवणीकरण करते हैं ताकि वो पीने लायक पानी बन जाए। हमारे यहाँ भी RO का कॉन्सेप्ट वहीं से आया बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ क्या किया जाता है, सी वाटर से डिसैलिनेशन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग RO द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो पाएगा। तो ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन वाली साइड में, तब जाकर वहाँ से सॉल्वेंट SPM के थ्रू होते हुए क्या जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट वाली साइड में जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमारा पीने का पानी इकट्ठा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेट, ये हो जाएगा आपको
ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमको प्रेशर सॉल्यूशन वाली साइड में लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। ये 4 तरह के मोलर मास पढ़ेंगे हम बेटा पॉलीमर में। एक होता है वहाँ पर वेट एवरेज, एक होता है नंबर एवरेज, एक होता है विस्कोसिटी एवरेज और एक होता है वहाँ पर जेड एवरेज। तो जो यहाँ पे नंबर एवरेज वाला मोलर मास है बेटा, उसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर्स के क्या डिटरमाइन करने के लिए, मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का। तो यहाँ पर इसने कहा है कि किसका यूज़ करेंगे हम, अणुसंख्या गुणधर्म का किसका यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, बहुलकों का अणुभार या मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स। तो किसका यूज़ किया जाता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है तो। बताओ बच्चों, माधुरी, संदीप, अफसाना, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा जहां पर एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, और जहां एसोसिएशन भी नहीं होता ना डिसोसिएशन भी नहीं होता, वहां पे वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 होता है, और 1 को तो हम कहीं काउंट ही नहीं करते। तो जब तक ना तो एसोसिएशन हो रहा था ना डिसोसिएशन हो रहा, तब तक तो हमने आई का कहीं नाम ही नहीं लिया। आई का नाम ही कब लिया जाता है, जब जहां पर एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो। तो उसने कहा द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए सॉल्यूट दैट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, जहां पर ना तो क्या हो रहा है संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन हो रहा है, तो वहां पर तो आई का वैल्यू 1 होता है। और 1 तो क्या होता है, मिस्टर इंडिया की तरह है बेटा, होता हर जगह है, दिखाई नहीं देता। तो जब तक एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, हम आई की कहीं बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि 1 को क्या है, 1 का तो कहीं भी लिख लो, होना ना होना बराबर ही है। ठीक है, तो जहां पर ना एसोसिएशन हो रहा होगा ना डिसोसिएशन, वहां पर हम आई की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्यों नहीं करते, क्योंकि आई का वैल्यू वहां पर 1 होता है, और 1 को तो कहीं भी लिख लो तुम, लिखना या नहीं लिखना बराबर ही है। ये तो मिस्टर इंडिया की तरह है, जो होता हर जगह है, दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर ए सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन, जहां पर भी डिसोसिएशन होगा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पार्टिकल बनेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बनेंगे, तो इसलिए उनका वैल्यू भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगा। ऐसी सिचुएशंस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन में आई क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में आई क्या आता है, लेस देन 1। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन में आई का वैल्यू कितना आता है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर ए सॉल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, ऐसा सॉल्यूट जो एसोसिएट हो रहा है, संगुणित हो रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आई इज, तो जब भी कहीं एसोसिएशन होगा आई का वैल्यू 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा मतलब लेस देन 1 आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का वैल्यू बेटा हमने पढ़ा था कि अल्फा जो होता है वो i-1 अपॉन m-1 होता है, और m का वैल्यू क्या होता है, कितने नंबर ऑफ आयन में वो टूटा है, नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, मान लो NaCl लिया है, तो NaCl किस में टूटेगा, 2 में, NaN में, Cl आयन में, तो वहां पर हम m का वैल्यू 2 यूज करेंगे। या आपने सपोज को CaCl2 ले लिया, CaCl2 कैसे टूटेगा, एक Ca2 प्लस में और 2 Cl माइनस में, तो वहां पर m का वैल्यू क्या यूज करेंगे, हम 3 यूज करेंगे। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है, i-1 अपॉन n-1। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4। K2SO4 जब डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, तो 2 K आयन देगा और एक SO4 2- आयन में।
तो टोटल नंबर ऑफ आयन 3, कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू नंबर ऑफ आयन के बराबर आता है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा नीचे चला गया है। तो इसका मतलब है जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा उतना ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा, लोवेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर यूरिया है, कॉन्सेंट्रेशन सबकी बराबर है, पर यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है, टूटेगा ही नहीं। NaCl टूटेगा 2 में, Na आयन में, Cl आयन में। CaCl तो 3 आयन में टूटेगा, एक Ca2+ में और 2 Cl- में 3। लेकिन K4FeCN6 4 तो देगा K+ आयन और एक देगा फेरोसल्फाइड क्या, फेरोसाइनाइड आयन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन 5 बनेंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे आई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा आएगा, और डिप्रेशन ज़्यादा होने से बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, I इक्वल टू 0.5, एक से छोटा है बेटा, एक से छोटा कब आता है, एसोसिएशन के केस में, और I का वैल्यू 0.5 एक नॉर्मल कंडीशन में आता है और एक से आधा हो गया। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डाइमर बन रहे हैं। डाइमर के केस में I का वैल्यू 0.5 आता है, ट्राइमर के केस में I का वैल्यू 0.333 आता है, टेट्रामर के केस में I का वैल्यू 0.4 यानी कि 0.25 यानी कि 1/4 आता है। तो यहाँ पर 0.5 बोला है, तो ऐसा कंडीशंस क्या कब आएगा, डाइमराइजेशन के केस में आता है बेटा, ठीक है। 1/n से निकालते हैं कि अगर डाइमर बना है तो तब n का वैल्यू 2, तो 1/2 से क्या हो जाएगा 0.5। जब n बराबर 2 होगा, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, डाइमराइजेशन हुआ होगा, तब जाकर I का वैल्यू 0.5 आया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38, द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट दैट एसोसिएट विल बी, एसोसिएशन हो रहा है भाई, एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या आएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एक्सपेक्टेशन से घट के आती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं। एसोसिएशन में बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है तो मोलर मास बढ़ के आता है, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 का ए हो जाएगा। मोलर मास की बात की है, एसोसिएशन हुआ है, तो जो नया वो स्पीसीज बनी होगी उसका वैल्यू, उसका मोलर मास हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। I इक्वल्स टू, ये I की जो हमने डेफिनेशन लिखाई थी, दो तरह से लिखाई थी, मोलर मास की फॉर्म में भी लिखाई थी और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी लिखाई थी। I को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कहा था ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। और मोलर मास क्योंकि रेसिप्रोकल होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का, तो अगर ऊपर ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर नीचे क्या होगा, ऑब्जर्व का मतलब बेटा एबनॉर्मल से भी है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास ऊपर और एबनॉर्मल, जिसको तुम ऑब्जर्व भी कह सकते हो, वो नीचे। तो ये सेकंड वाला भी हमारा ठीक हो गया। थर्ड में देखते हैं, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल। अगर एसोसिएशन हुआ होगा तो टोटल मोल घट के आए होंगे, इनिशियल मोल ज़्यादा रहे होंगे, तो I का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, तो यानी कि ये वाली बात भी ठीक हो गई। डिसोसिएशन हुआ होगा तो टोटल मोल बढ़ के आएंगे और इनिशियल मोल से ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यानी कि ये बात ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, और ऐसा ऑप्शन से हमको डी ऑप्शन से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फॉर 100% डाइमराइजेशन, अभी तो केस गया बेटा, अभी जहाँ भी डाइमर बनेगा, डाइमर बनेगा का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं, I का वैल्यू 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा। डाइमर के केस में
क्या होगा, आई का वैल्यू 0.5 आता है, ट्राइमर के केस में आई का वैल्यू 0.333 आता है, टेट्रामर के केस में आई का वैल्यू 0.25। तो ये वाला केस हो सकता था अगर टेट्रामर बनाता तो, पर ये तो डाइमर की बात कर रहा है, तो आई का वैल्यू ए ऑप्शन आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 41, ये काइनेटिक्स का आ गया बेटा। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती है, और उसी के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटने लगता है। तो डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको हमने पढ़ा था, ऊपर था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। टाइम को यहाँ सेकंड में दिया है, कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में दिया है, तो यूनिट क्या बन गया, यूनिट बनेगा मोल लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो आंसर हमारा ए आ गया इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में, एक कोई रिएक्शन दिया है, ए के डिसअपियर का रेट अगर मैं लिखूंगा तो ये जो कोफिशिएंट होता है बेटा ये 1 अपॉन की टर्म में चला जाता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, और दूसरे किसकी फॉर्म में बात कर रहा है, सी की। सी के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं तो इसको लिखूंगा डी सी अपॉन डी टी। तो इसने हमसे पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, वो इतना पार्ट होता है ये रेट ऑफ, तो माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 जो है फैक्टर में ऊपर नीचे उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 इंटू डी सी अपॉन डी टी ये बन जाएगा। तो दुगना हो गया माइनस डी ए बाई डी टी किसका, डी सी बाई डी टी का। तो इसने ये इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी, ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अपीयरेंस इसलिए बोला बेटा, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, सी अपीयर हो रहा है, सी बन रहा है, क्योंकि सी प्रोडक्ट वाली साइड है, सही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 44, इसने कहा इन द रेट लॉ, ये जो रेट लॉ दिया है इसमें के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है, बस इतना सी बात है। तो नेक्स्ट में है बेटा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, ऐसी कोई कांस्टेंट वर्ड लगा है साथ में, तो ये क्या है, सिर्फ टेम्परेचर पर रेट डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। और कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंसी हमें आर्हिनियस साहब ने बताई थी, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस सी ए अपॉन आर टी से, इससे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। इसी इक्वेशन का नाम है आर्हिनियस इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर बदलने से के बारे के बदलने के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ गया, फॉर ए सेकंड ऑर्डर गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम इज, सेकंड ऑर्डर है रिएक्शन, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर 2, सेकंड ऑर्डर बन गया। अब इसने क्या बोला है कि अगर वॉल्यूम को डबल आधा कर दिया जाए, वॉल्यूम अगर आधा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आधा होगा, नई कॉन्सेंट्रेशन मान लो सी प्राइम होगी, एन अपॉन वी बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वो पुरानी कॉन्सेंट्रेशन का डबल होके आएगा। तो जो भी रिएक्टेंट पहले लिया जिस कॉन्सेंट्रेशन का, उससे डबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वो फैक्टर 2 आएगा, 2 की पावर 2 से रेट 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा। रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स, तो बिकम्स 4 टाइम्स। आंसर क्या हुआ, आंसर 46 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट में आते हैं 47, इफ आर इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी की पावर 2, बी को डबल किया है तो बी का फैक्टर है 2, 2 की पावर 2 से क्या मिलेगा 4, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट में आते हैं एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट का काम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, लेकिन ये क्या कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, ये वाली एनर्जी जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए चाहिए, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
कैटलिस्ट ने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जल्दी जल्दी रिएक्शन होने लगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, कौन, कैटलिस्ट, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। 49 में इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। मान लो ऐसे ये आपका घटता जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसा और रिएक्टेंट की फॉर्म में ऐसा। तो जब भी हमें इसका कभी रेट निकालना तो बहुत छोटे से माइन्यूट से टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्या खींचते हैं, एक स्लोप खींचते हैं, तो उससे हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाता है। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, इसके लिए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर रेट आ जाता है, जिसे इंस्टेंटेनियस रेट या क्षणिक वेग भी कहते हैं। तो आंसर हुआ हमारा ए। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट क्या होता है, रेट का एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये होता है k इंटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। हमने कहा कि n बराबर 0 है, शून्य ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो रेट का जो वैल्यू आएगा वो k के बराबर आएगा। तो इसने यही पूछा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो दर होती है, रेट होती है, वो क्या होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उसकी तो पावर 0 हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आपका आ जाएगा कितना, बी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, कैसे हो सकती है ऑर्डर तो हमने सारे पढ़े हैं बेटा, n बराबर 0 भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2 ये भी हो सकता है, ऑर्डर 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, ऑर्डर तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सब हो सकते हैं बेटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज ऑर्डर ये हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी के लिए है कंडीशन, हाँ, कि मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ना ही ये कभी 0 होगी। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 52 का सी, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी आपका क्या है, ग्रेटर क्या नहीं मॉलिक्युलरिटी क्या हो सकती है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीसीज, ठीक है, लेस देन ऑर्डर से कम, हाँ चलो ये तो एक बार को कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी कम भी। तीसरा ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, एप्लीकेबल ओनली टू कॉम्प्लेक्स। हाँ एक्चुअल में मॉलिक्युलरिटी हमने कहा था ना कि कभी भी ये इंटीजर वो नहीं होगी, 0 नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये कैसे होती है, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, इसीलिए हमने कहा था कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी शून्य नहीं होगी, या कोई भी इंटीजर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 54, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेटा ये तो रटी रटा ही है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हमेशा टाइम इनवर्स आता है, टाइम यहाँ सब जगह सेकंड में दिया है, तो इसलिए सेकंड इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ के, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मोल लीटर इनवर्स है की पावर 1 माइनस एन, एन का वैल्यू क्या बोला, सेकंड ऑर्डर, तो n बराबर 2 सेकंड इनवर्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट बन जाएगी, मोल माइनस 1 लीटर सेकंड इनवर्स, तो आंसर बी हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ओवरऑल रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट हमेशा निकाला जाएगा स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप्स को आरडीएस कहा जाता है, आरडीएस क्या मतलब, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, और यही हमारी रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर आ जाएगा बी।
नेक्स्ट है बेटा 57, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉलिक्युलरिटी आर, मॉलिक्युलरिटी के बारे में क्या सही बात है। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा डिटरमाइंड फॉर आरडीएस, ये भी ठीक है। तीसरा जनरली, ये सामान्यतः 3 से कम हो सकता है, 3 से कम होगा बेटा ये नहीं, दूसरा वाला ये पहला वाला हो गया क्या, इट इज थियोरेटिकल, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा इट इज डिटरमाइंड फॉर आरडीएस, धीमी दर निर्धारक पद के लिए निर्धारित की जाती है मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी तो बेटा सबके लिए करती है। उससे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से तो हम क्या निकालते हैं, उसका ऑर्डर बता पाते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन बता पाते हैं, ऑर्डर बता पाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बता पाते हैं। तो इसलिए ये वाला तो ठीक है। जनरली लेस देन और इक्वल टू 3, ये भी ठीक है कि 3 एक साथ टकरा सकते हैं, 3 से ज़्यादा एक ही टाइम पर कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक ये 2 तो ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाला इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि ये बात किसके लिए ठीक है, ऑर्डर के लिए और रेट के लिए तो ठीक है, मॉलिक्युलरिटी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बाद लिखा जाता है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से तो हम रेट और ऑर्डर बता पाते हैं, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं ठीक है, पहला ठीक है और थर्ड ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटा। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। इसमें कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना आता है बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट लो आती है वो ये थी, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी। फिर टी हाफ की डेफिनेशन क्या थी कि अगर हम टी को टी हाफ कह दें तो ए टी का वैल्यू अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, ऐसे। फिर यहाँ से एल्शियम लिया था, 2a नॉट माइनस ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। यहाँ से ए नॉट बचेगा, बाई 2 बचेगा, के इसके नीचे आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k का वैल्यू टी हाफ के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमको इसका एक्सप्रेशन बताना था कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू ए नॉट अपॉन 2k आता है। तो ये आंसर हो गया हमारा बी, 59 का बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं जी। ये क्या बोला है, यूनिट ऑफ के बताइए जीरो ऑर्डर का। अभी तो निकाला था, वहाँ पे सेकेंड इनवर्स था, बस यहाँ मिनट इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि सारे ऑप्शंस में टाइम मिनट में दिया है। 61, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो बेटा, ये पढ़ा था हमने तो, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। हमने तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लो ये पढ़ा था, और ऐसा कोई है, ऐसा तो हमको ए ऑप्शन से दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। ये क्या कह रहा इसने बोला फर्स्ट ऑर्डर 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो 2 मेथड है इसके। पहले तो क्या करो, इस डेटा से आप के निकाल दो, ठीक है, और फिर उसे के की हेल्प से टी हाफ निकाल दो। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के से, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। इससे के कैसे निकलेगा, के इक्वल्स टू 2.303, टाइम का वैल्यू कहा इसने 32 मिनट, लॉग ए नॉट परसेंटेज वाले केस में 100 रखते हैं, और 80 बचा हुआ, 75% अगर कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ कितना है 25, 25 चौका 100, log 4 बनेगा। और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 या 2 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3010 डिवाइड में 32, 2 से इसको काट देंगे तो नीचे 16 बचेगा। तो k बराबर
2.303 और 0.3010 की मल्टीप्लाई करके आता है 0.693, नीचे हो गया 16। तो ये, और जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का वैल्यू ये होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसकी कंपेयर करोगे तो टी हाफ का वैल्यू 16 के बराबर आएगा। ये तो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू से इसको साबित किया, ये बात ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट भी है बेटा, 100%। पहली टी हाफ में ये 100 का रह जाता है 50%, दूसरी टी हाफ में ये 50% का भी आधा रह जाएगा, यानी कि 25%। 25% रह चुका है, इसका मतलब है 75% जा चुका है। कितने टी हाफ में हुआ? 2 टी हाफ में। तो ये एक तरह से 2 टी हाफ का वैल्यू है। 2 टी हाफ 32 मिनट का है, तो 1 टी हाफ आएगा 16 मिनट का। आप डायरेक्ट वहां से भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन से बच सकते थे, आप उसको वैसे कर दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये शॉर्टकट मेथड है इसका, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, इससे जल्दी हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, स्लोप ऑफ लॉग ए वर्सेस टी। ले ए और दूसरा फॉर द रिएक्शंस, ये था इसमें ए एरो प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा मिसिंग था इसमें। ए की बात हम कब करते हैं? लॉग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ खींचा था, कुछ ऐसा आया था। इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था? लॉग ए नॉट आया था। स्लोप का वैल्यू क्या आया था? स्लोप का वैल्यू माइनस का k अपॉन 2.303, ये आया था। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ये ग्राफ खींचा था फर्स्ट ऑर्डर में हमने। अब आते हैं nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के लिए टी हाफ हमने ये पढ़ा था कि 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट की पावर n-1। और अगर इस ए नॉट को भी हम ऊपर ले जाएं तो ऐसे लिखा जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर, ये n-1 ऊपर जाकर 1 - n बन जाएगा ये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा बेटा, कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 - n। क्वेश्चन नंबर 65, 50% कंप्लीट होता है 2 घंटे में, तो इसका मतलब है ये टी हाफ है। 75% कंप्लीट होता है 4 घंटे में, तो इसका मतलब है 2 का दुगना है ये 75। ऐसे तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है बेटा, अभी करा था बिल्कुल, कि फर्स्ट ऑर्डर में 75% कंप्लीट हो जाता है वो 2 टी हाफ में। तो ऐसी रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की थी, अभी किया था शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 66, टाइम्स फॉर 100% कंप्लीटेड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? हमने पढ़ा था बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आया था वो था ए नॉट अपॉन 2k, और इसी जीरो ऑर्डर के लिए हमने टी कंप्लीशन निकाला था। टी कंप्लीशन क्या होता है? जिसमें पूरी तरह से रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसका वैल्यू आया था ए नॉट अपॉन k। तो 100% पूर्ण होने का समय, यानी कि टी कंप्लीशन की बात कर रहा है, तो टी कंप्लीशन तो ए नॉट अपॉन के आया था, टी हाफ का डबल होता है ये। तो आंसर क्या हो गया? ए नॉट अपॉन के। तो आंसर बी आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 67, सभी रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत बार बताया था। अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री चल रहा है हमारा टॉपिक, उसमें भी बताया बेटा हमने कि ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सारे के सारे रेडियो एक्टिव डिके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं, टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99.9 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ये लो जी, 2.303 अपॉन के आना था, और फर्स्ट ऑर्डर का के क्या होता है? 0.693 डिवाइड में आता है टी हाफ, जो कि हमारा ऊपर चला जाएगा। लॉग परसेंटेज के केस में ए नॉट का वैल्यू होता है 100, एटी का वैल्यू क्या होता है? बचा हुआ। अगर 99.9 कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ कितना है? 0.1। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1000 हो जाएगा। लॉग 1000 का वैल्यू कितना होता है? 3 आता है, तो लिख दो 2.303 से इसको कट करते हैं बेटा, ये 0.3010 आता है। तो 0.3010 को हम 0.3 लिख दिया, ऊपर से क्या बचा? 3 इंटू टी हाफ अपॉन
0.3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 t½ में वो 99.9% कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं कि k का वैल्यू अगर ये दिया है और इससे हमें खुद ही पता चल गया कि यहाँ पे सेकंड इनवर्स है k की यूनिट में, और सेकंड इनवर्स तो k की यूनिट में कब आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। ठीक है, कि यूनिट से देखकर ही हमने ऑर्डर बता दिया। इस वाले में थोड़ा क्या है आपका a वर्सेस t का ग्राफ पूछा है जीरो ऑर्डर के लिए। a वर्सेस t का ग्राफ जीरो ऑर्डर में हमने ऐसा पढ़ा था, स्लोप का वैल्यू माइनस k के इक्वल आया था, तो आंसर बी हो गया। ये हमने किसमें पढ़ा था बेटा, जीरो ऑर्डर में पढ़ रखा है बेटा ग्राफ ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस इज, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कोई भी रिएक्शंस होने के लिए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको पहुंचना है कहाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो कितनी और एनर्जी चाहिए ताकि ये रिएक्शंस हो जाए इस EA के बराबर, और EA को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर हमारा सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, आर्हीनियस की इक्वेशन पूछा है, कौन कौन सी होंगी, कई सारी आर्हीनियस पढ़ा है हमने, k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस EA/RT, एक ये भी पढ़ा है, ln k बराबर ln a माइनस EA/RT, एक ये भी पढ़ा है। ठीक है, dy/dt ऑफ ln k इक्वल्स टू EA/RT स्क्वायर, एक हमने ये भी पढ़ा है, और एक हमने ये भी पढ़ा है बेटा ln k2/k1 बराबर EA/R T2 माइनस T1/T1 T2, ये सारी आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा है। तो यहाँ पर जो हमारी मैच कर रही है वो मैच कर रही है ए के साथ, ऑप्शंस ए के साथ हमारी आर्हीनियस इक्वेशन मैच कर रही है दी गई में से। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सी, इसको तो हमने पढ़ा था बेटा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आता है, क्लोज टू 2 आता है। तो इसका मतलब है अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सी हम बढ़ा दें तो वो रिएक्शन का स्पीड 2 गुना हो जाता है, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ आर्हीनियस में पढ़ा था बेटा, और कुछ ऐसा आया था, ln k वर्सेस 1/t ऐसा स्लोप आया था, और स्लोप का वैल्यू माइनस EA/R के इक्वल आया था। तो इसने हमसे स्लोप या ढाल की वैल्यू पूछी है कि क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, माइनस EA/R। नेक्स्ट एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आज हम करेंगे, बाकी के रिमेनिंग 75 कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो EA का वैल्यू पूछा है कि EA का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा। हमने तो ये पढ़ा है कि K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। अगर तुम इस EA का वैल्यू 0 कर दो तो E की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और K का वैल्यू A के बराबर होगा अगर आप EA का वैल्यू 0 रखते हैं तो। ठीक है, और इसी A को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। तो अब इसने हमसे पूछा है कि बताइए क्या क्या ठीक है इसके बारे में। रेट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ देखो जब ये टर्म सी नहीं रहा जिसके अंदर टेम्परेचर है तो रेट K का वैल्यू भी इंडिपेंडेंट टू T हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा K का वैल्यू A के बराबर, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो जहां हमने लगा कि दो ऑप्शंस ठीक है, तो अब तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सबके बारे में बात कर रहा हो। ऐसा ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहलाती है, जिनके लिए K का वैल्यू उनके कोलिजन फ्रीक्वेंसी या क्या फ्रीक्वेंसी को उसके फ्रीक्वेंसी फैक्टर A के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, A कह देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम यही रोकते हैं। जो लोग अभी नए हैं वो सामने दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं।
प्ले स्टोर से जेनेसिस ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहां से प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।